गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम द्विपद पर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द्विपद पर में। जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसका नाम है द्विपद पर में। बड़ी प्यारी थ्योरम है, बहुत शानदार थ्योरम है। अच्छे से समझिएगा। इसमें तकरीबन पेपर के हिसाब से दो सवाल की जगह नॉर्मली बनती है ना। एक सवाल तो लगभग पक्का ही है। यूं मानिए कि भाई बाइनोमियल थ्योरम को जगह देते हैं पेपर में, तो एक सवाल तो उसका चलता ही चलता है। दो सवाल तक ये टॉपिक जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक सी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं और एक सवाल जो है वो पद ज्ञात करने से पूछ लेते हैं। तो दो सवाल नॉर्मली पूछे जा सकते हैं अधिकतम, उससे ज्यादा शायद ही कभी इसमें पूछा गया होगा मेरे ख्याल से। दो और मिनिमम से मिनिमम एक सवाल, क्योंकि टॉपिक है तो टॉपिक की मर्यादा रखते हुए, सम्मान करते हुए एक सवाल तो देंगे ही देंगे। तो एक और दो, एक से दो सवाल इस टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। आ जाओ। तो है किसके बारे में, क्या है, समझो। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो समझिए बात को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाउ टू एक्सपेंड, विस्तार कैसे करते हैं, कहानी को समझिए। इसकी जो मैंने पहले हमेशा कहता हूँ कि हर टॉपिक का एक विचार होता है, पहले विचार को पकड़िए, क्योंकि विचार जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक आपको गोल गोल घूमते रहोगे। आप ये पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मोटा मोटी सबसे पहला काम जो होता है ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो पहली क्लास होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस क्लास में आपको विचार पढ़ाया जाता है। उस क्लास में आपको वो आइडिया दिया जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मजाक तो नहीं चल रहा, ऑब्वियसली बात है ना। कुछ मजाक तो नहीं चल रहा, कोई कवि सम्मेलन तो नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं कोई विचार ही चल रहा होगा, जिसके ऊपर सारा हम खड़ा करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो नींव भरी जा रही है वो पहली क्लास होती है। तो पहली क्लास में आप आइडिया डिस्कस करते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, और वो क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है। तो उसी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। हाउ टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना। किस चीज का विस्तार करना, है ना। हाउ टू एक्सपेंड, विस्तार कैसे करें। तो पहले तो ये बताओ किस चीज के विस्तार की बात हो रही है। जब हम छठी सातवीं क्लास में आते हैं तो हमें x प्लस वाई का विस्तार पढ़ाया जाता है। x प्लस वाई की पावर 0 है, तो 0 है तो कोई विस्तार नहीं होगा। 0 है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 0 होगा तो ये तो आपका 1 आ गया, क्योंकि किसी की पावर 0 है तो कोई विस्तार होगा ही नहीं। 0 पावर है तो 0 तो वैसे ही सबको खत्म कर देती है। दूसरा ये है कि अगर 1 पावर हो तो कह भी तो भी जोर नहीं आएगा। 1 पावर होगा तो आराम से विस्तार हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि 1 पावर तो 1 पावर ही होती है, उतना ही रहता है। फिर हम तीसरे पे चलते हैं। अगर हम x प्लस वाई की पावर 2 पे चले जाएं तो ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर, जो हमें छठी क्लास में सिखाया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमें ये पढ़ाया जाता है। फिर उससे अगली क्लास में आते हैं तो हमें थोड़ी सी पावर आगे ले जाते हैं हम लोग। फिर x प्लस वाई की क्यू पढ़ाई जाती है, और यहाँ तक आते आते हमारा काम खत्म हो जाता है कि भाई ठीक है, हमारे इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। तो आप 3 पावर तक हमारी आराम से 10th हो जाती है। 10th क्लास हमारी होल क्यूब तक हम 10वीं क्लास पास कर जाते हैं, है ना। ठीक है, तो हम इसे क्लास को पास कर जाते हैं। ये पार्ट होता है। 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर एंड डैश 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 डैश, और आगे भी पावर होती है। सवाल ये पैदा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई 2 पावर का तो हो गया, 3 का भी हो गया, चलो 4 का,
4 का फॉर्मूला, बोला 4 का तो नहीं है, अगर 4 आ गया तो, बोला 10 तक नहीं आता, ऑब्वियसली बात है 10 तक नहीं आता, लेकिन हम तो 10 तक नहीं पढ़ रहे ना, हम तो 10 से आगे तक पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, 4 पावर के लिए क्या होगा, 5 पावर के लिए क्या होगा, 6 पावर के लिए क्या होगा, 7 के लिए क्या होगा, 8 के लिए क्या होगा। बस अब यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बोले जैसे 3 के लिए वैसे 4 के लिए भी फॉर्मूला होगा, तो क्या हम 4 के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाएंगे, उसको भी याद रखेंगे, 2 के लिए एक याद करेंगे, एक 3 के लिए याद करेंगे, एक 4 के लिए याद करेंगे, एक 5 के लिए याद करेंगे, एक 6 के लिए, एक 7 के लिए, एक 8 के लिए, एक 9 के लिए, एक 10 के लिए, एक 11 के लिए। भयंकर भारी पड़ जाएगा, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर हम सबके लिए फॉर्मूला याद रखें, हर पावर के लिए फॉर्मूला याद रखें, तो हमारी याददाश्त खत्म हो जाएगी। इतनी तो हमारी याददाश्त कितनी बड़ी है कि हम कितने तक जाएंगे, ज्यादा समझ रहे कि हम कितने फॉर्मूले, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहला कि हर के लिए हर विस्तार का फॉर्मूला याद रखा जाए, ये संभव नहीं है ना। हर विस्तार का फॉर्मूला याद रखा जाए तो ये नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम हमारी आ गई, हमारी समस्या नंबर 1। सभी विस्तार याद नहीं किए जा सकते। हाँ ठीक है, 2 पावर का याद कर लिया, 3 पावर का भी याद कर लिया, ठीक है, 4 का भी याद कर लिया, लेकिन 5 का भी याद करूं, 6 का भी याद करूं, 7 का भी याद करूं, 8 का भी याद करूं, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी, 13 का भी, 14 का भी, तो अंतहीन है, तो चलता ही रहेगा। मैं 15 तक भी जैसे पहाड़े है, बचपन में पहाड़े सिखाए जाते हैं, जिसका मैं कई बार विरोध करता हूँ। पहाड़ों का कोई अंत है क्या, पागलों की तरह लगे पड़े हो, 40 तक करवा लो, 40 को फिर 50 तक करवा लो, 50 से 60 तक करवा लो, 60 तक फिर 70 तक करवा लो। बोले 40 तक काम आते हैं, तो काम तो 10 तक की काम बहुत है, 10 तक की बहुत है। फिर तो अगर जिंदगी में काम आने की बात कर रहे हो, अगर जीवन में काम आने की बात कर रहे हो, तो 9 तक ही बहुत है। फिर तो 9 तक के पहाड़ों से पूरी जिंदगी निकल जाती है, और शायद मेरे ख्याल से गणित का कोई काम नहीं रुकता 9 तक के पहाड़ों से, तो फिर पर्याप्त है। 40 तक का क्या नियम है कि 40 तक के याद करो, तो हम 50 तक, 40 तक कराओ तो 50 तक, 70 तक, 90 तक, डैश 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 चलते रहो। तो ये कोई अंतहीन सिलसिला है, तो ये बेकार बात है, समय की बर्बादी है ना। बच्चों का सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर कोई है तो वो 40 तक के पहाड़े हैं, जो किसी हाल में इस तरीके से याद करवाए जा रहे हैं कि उन्हें जिंदगी भर याद रखने हैं, जबकि जिंदगी में वो कहीं काम आने वाले नहीं है और वो याद कर रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ है कि भैया फॉर्मूले याद करें, 2 का याद कर लिया, 3 का याद कर लिया, 9 तक का फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है, उससे ज्यादा सबके लिए फॉर्मूला याद करना बेवकूफी होगी, है ना, फालतू बात होगी। तो एक पहले कि सारे फॉर्मूले याद करना संभव भी नहीं है, तो बेटर है कि न्यूनतम कुछ फॉर्मूले हम याद कर ले और फिर बाकी फॉर्मूलों को हम बना ले, बाकी फॉर्मूलों को बना ले। जैसे 11 का पहाड़ा हम बना सकते हैं, 11 11 दूनी 11 को 2 से गुणा कर दो, 11 को 3 से गुणा कर दो, 11 को 4 से गुणा कर दो, फिर गुणा करके हम कोई भी पहाड़ा बना ले, फिर बनाना सीख जाए। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, हम बनाने लग जाए। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर x प्लस वाई की पावर 10 है और मैं सोचूं कि इसको मैं बना लूं, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई की पावर 10 होने का मतलब है x प्लस वाई को x प्लस वाई से, फिर x प्लस वाई से, इसको 10 बार गुणा करो, 10 बार, 10 बार गुणा करो। अगर मैं सोचूं कि चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे वाला तरीका अपनाते हैं। दूसरे वाला तरीका है कि हम 10 तक इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 10 बार लिख ले, गुणा कर ले। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा होने वाला है? इसमें टोटल 1024 पद आएंगे। जब आप इसे खोलोगे तो 1024 पद टोटल आएंगे। हाँ, बाद में जुड़ जुड़ा के कम हो जाएंगे, वो अलग बात है। शुरुआत में 1024 आएंगे। अगर आप इन सबको खोल दें जैसे आप नॉर्मली खोलते हैं, वैसे अगर आप खोलें तो 1024 पद आएंगे 10 पावर तक, 1024। हाँ, लास्ट में वो जुड़ जुड़ा के कम हो जाएंगे, वो बात, वो तो लास्ट में होगा ना, पहले तो खुलेंगे ही सारे, पहले तो खुलेंगे तो 1024 पद होंगे। बहुत ज्यादा हो गया यार, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, यही बात सच है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 10 पावर में ये हालत है, 11 पे क्या होगा, 12 पे क्या होगा, 13 पे क्या होगा। अगर x प्लस वाई की पावर 20 को ले ले अगर हम, तो ये टास्क इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम x प्लस वाई की पावर 20 ले ले तो ये हमारा असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक पदों की संख्या
2 की पावर 20 हो चुकी होगी, और 2 की पावर 20 का मतलब है 1024 इंटू 1024। तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि लगभग इतना बड़ा नंबर होगा, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, टोटल 10 लाख पद खुलेंगे अगर 20 पावर को मैंने एक एक ब्रैकेट करके गुणा करके खोलने की कोशिश की। जो साधारण तरीका होता है कि भैया अगर आपको विस्तार नहीं आता तो गुणा करके खोल लो, तो अगर मैंने गुणा करके खोला तो ये 10,000 पद होंगे, 10 लाख पद होंगे, वो 20 पावर पे। सोचो 20 पावर पे अगर 10 लाख होंगे तो 30 पावर पे क्या हालत होगी। 30 पावर पे तो ये 1 करोड़ या 10 करोड़ तक चले जाएंगे, 10 करोड़ तक या अरब तक। 40 पावर में तो ये अरबों खरबों को ही पार कर जाएंगे। 50 पावर तो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप ब्रैकेटों को खोल कर लिख सको, है ना। 50 पावर तक तो यह संभव हो जाएगा कि कोई आदमी अपने पूरे जीवन में x प्लस वाई की पावर 50 को खोल पाए, है ना। अजीब है लेकिन सच है। एक आदमी अपने पूरे जीवन में x प्लस वाई की पावर 50 को कभी नहीं खोल पाएगा। अगर वो गुणा कर करके खोले तो x प्लस वाई की पावर 50 को वो अपने जीवन में कभी नहीं खोल पाएगा। क्यों? क्योंकि 1000, 10 पावर होते ही कितने पद हो जाते हैं, 1000 पद मान लेता हूँ, है ना। लगभग मैं इसको राउंड फिगर में कर दूं, 10 की पावर 3 हो गया, तो 50 का मतलब हो गया 10 की पावर 15 पद। ये भी मैंने कम करके किए हैं, 10 की पावर 15। अब सोचो कितने जीरो लगेंगे, 15। इकाई, दहाई, सैकड़ा है तो लगा और देख लो कितना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब, हजार खरब, इतने हैं। और इतने तो हमारे पास सेकंड ही नहीं होते। अगर हम 365 दिन, हम 100 साल जिए और 365 से गुना करें तो 100 साल अधिकतम मानो, यही माने कि जन्मते ही शुरू कर दिया था खोलना। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ है, उसी दिन शुरू हुए, होते ही पेन कॉपी मांगा, खट 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 शुरू करे, मरते दम तक ना नहाने गए, ना फ्रेश होने गए, ना खाना खाने गए, बस लगे रहे खोलने में। तो क्या हमारी जिंदगी में इतने सेकंड भी होते हैं कि हम इसे खोल पाए? जवाब है नहीं, इतने सेकंड भी नहीं होते हमारे। 365 इंटू 100 इंटू पर दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे, 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड। अगर हमें गुणा करें तो टोटल मिला के 1 अरब तक मुश्किल से जाएंगे हमारे सेकंड। इतने हमारे पास सेकंड है, और ये तो हमारे सेकंडों से भी 1000 गुना ज्यादा है, शायद उससे ज्यादा है, 10,000 गुना होगा या 20,000 गुना होगा। यानी 50 पावर एक आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक x प्लस वाई की पावर 50 को गुणा करके नहीं खोल सकता। तो फाइनली समझ गए कि ये भी इम्पॉसिबल है। बात समझ रहे हो? तो बात है इम्पॉसिबल। और फिर लोग क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी खर्च करके गया खाली खोलने के लिए, एक ब्रैकेट ही खोला पूरी जिंदगी में, बंदे ने पूरी जिंदगी खर्च कर दी और कहा यह जाएगा कि एक पूरा ब्रैकेट भी नहीं खोल पाया। तो इसका मतलब दोनों ही केस इम्पॉसिबल है। पहले वाला भी इम्पॉसिबल है कि मैं सारे याद कर लूं, दूसरा केस भी इम्पॉसिबल है कि मैं विस्तार करके कर लूंगा। कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं जैसे पहाड़े बनाता हूं ना गुणा कर करके, वैसे मैं इनको भी गुणा कर करके बना लूंगा। तो नहीं, यानी पहाड़ों वाला ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। जो पहाड़ों में हम यूज करते हैं, टेबल्स में यूज करते हैं, नंबर टेबल में, वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा आप याद कर नहीं सकते, ज्यादा आप खोल नहीं सकते। तो फिर करे क्या, करे तो करे क्या, तो करे क्या, इसका इलाज मिलेगा हमें आगे। इसका जवाब हमें सबसे मिला ब्लेज पास्कल, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 1623 से लेकर 1662 तक। उन्होंने सबसे पहले बार ये देखा कि जो विस्तार है इसमें एक पैटर्न है। 1623 से 1662, फ्रेंच मैथमेटिशियन। अच्छा, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने देखा कि ये जो विस्तार है इसमें एक पैटर्न है, जिसे ट्रायंगल ट्री, पास्कल ट्री कहा गया। अगर आप अभी विस्तार को देखें और विस्तार में एक पैटर्न देखें तो एक पैटर्न आपको भी यहाँ नजर आएगा। गुणांकों के अंदर एक पैटर्न है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1। तो
अगर हम इन गुणांकों को देखें और इन गुणांकों को एक टेबल में बनाएं तो हमें एक पैटर्न नजर आता है जिसको पास्कल ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो पैटर्न दिख रहा है ऊपर, है ना। हो सकता है ये चीजें आपने पहले भी देखी हो, सिर्फ रिकॉल करिएगा। ये है आपका x प्लस वाई की पावर 0 का, फिर x प्लस वाई की पावर 1 में 1 1, फिर x प्लस वाई की पावर 2 में। ये आपको एक एक चीज जो है ना एक एक का विस्तार बता रही है। ये फर्स्ट वाला तो हो गया आपका x प्लस वाई की पावर 0 का के गुणांक। ये हो गया आपका x प्लस वाई की पावर 1 का विस्तार। ये हो गया आपका x प्लस वाई की पावर 2 का विस्तार। फिर ये हो गया आपका x प्लस वाई की पावर 3 का विस्तार। ये x प्लस वाई की पावर 4 का विस्तार, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ठीक है। नंबरों को बनाना भी आसान था। नंबरों को बनाना ऐसे आसान था कि अगर आप कोई भी ऊपर वाले दो नंबरों को गुणा करते हैं तो अगला नंबर आ जाएगा। यहां तो सब 1 चलने दो, पहला पहला सब में 1 आने दो, पहला तो सब में 1 आने दो, लास्ट वाला भी सब में 1 आने दो, लास्ट का गुणांक भी सब में 1 होगा, चाहे विस्तार किसी भी पावर का हो, लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा। और जो बीच वाला है वो ऊपर वाले दो नंबरों के जोड़ से आ जाएगा। ऊपर वाले जो दो नंबर है उन्हें जोड़ो, आपको बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 और 2 से बन गया आपका 3, 2 और 1 से बन गया 3, ये 1 और 3 से बन गया आपका 4, 3 और 3 से बन गया 6, 3 और 1 से बन गया 4, 4 और 6 से बन गया 10, 1 और 4 से बन गया 5, 6 और 4 से बन गया 10, 4 और 1 से बन गया 5। तो इस तरीके से नीचे चलते जाओगे तो आपको ऊपर वाले जोड़ से आप नीचे वाला जोड़ निकाल सकते हैं। इसको पास्कल ने सबसे पहली बार बताया कि भाई ये पैटर्न चला रहे हैं। अभी यहां तक भी सबसे बड़ी समस्या, अभी भी प्रॉब्लम समझ खत्म नहीं हुई थी। अभी भी पास्कल ने बना तो दिया, लेकिन अभी भी दिक्कत वही है भाई, 2 3 पावर 4 पावर तक 5 पावर तक तो हम याद ही कर लेंगे, और 4 तक नहीं, हो सकता है 10 तक भी याद कर ले, क्योंकि इतनी कमजोर मेमोरी नहीं। जो मैथ्स पढ़ता है उसकी मेमोरी वैसे भी ठीक होती है फॉर्मूलों के मामले में, इतना याद कर भी लेगा। तो अब ये क्या, अगर 11वां बनाना है मुझे तो मुझे ऊपर से पेड़ बनाना पड़ेगा, ऊपर से, और 11 तक नीचे आना पड़ेगा, 12 तक पूरा पेड़ बनाओ। तो क्या यार, इतना बड़ा पेड़ बनाओ तो ये, और मतलब वही है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। अभी भी दिक्कत वही की वही है। ठीक है, आसमान से गिरने वाले थे, अब खजूर से गिरेंगे, अब खजूर के पेड़ से गिरेंगे, वो भी बहुत ऊंचाई है, मरना तो अभी भी पक्का ही है। तो कहानी तो फिर से वही अटक गई ना। अगर मुझे 20 की टेबल चाहिए तो 20 की टेबल, आप कह सकते पहले से आसान हो, पहले आसमान से गिर रहा था, अब खजूर के पेड़ से गिर रहा है। ऊंचाई में थोड़ा बहुत अंतर तो आया है। एक तो मैं x प्लस वाई की पावर 50 पूरी खोलनी पड़ रही थी, अब कम से कम मुझे ट्राइंगल ही तो बनाना है, और उसमें ये पॉसिबल है, ये एक दिन में ही पॉसिबल है। अगर 50 पावर भी बनानी है मुझे तो मैं सुबह लगूं तो शाम तक 50 पावर तक का पूरा बना सकता हूं। तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। अच्छी बात देखिए, ये मत सोचिए कुछ नहीं हुआ, कुछ तो बेटर हुआ। एक तो था कि 50 पावर खोलना पूरे जीवन में ही संभव नहीं था, अब वो एक दिन में संभव हो गया। आप लंबा चाहेगा, लेकिन सुबह शुरू करेंगे तो शाम तक आप 50 पावर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर से वही दिक्कत, फिर से वही परेशानी कि भैया मुझे अगर 50 पावर खोलनी है तो मुझे ये पूरा ट्री क्यों बनाना पड़े। तो यहां पे भी हमारी एक प्रॉब्लम और हाईलाइट होगी। n की पावर 50 के लिए n बराबर 1 से 49 तक पूरा टेबल बनाओ। n का मान 50 अगर है तो हमें 49 तक का पूरा ट्री बनाना पड़ेगा। तो ये तो फिर से भारी तो पड़ गया। हाँ भाई, एक तो जीवन काल में ही नहीं हो रहा था, एक दिन में हो रहा है। लेकिन हमारा वही है, उद्देश्य हमेशा ये रहता है, क्यूरियस रहते हैं, हमेशा चीजों को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बोला अभी पूरे जीवन से एक दिन में आ गए, अब एक दिन से 5 मिनट में कैसे आए, या 1 मिनट में कैसे आए। तो फिर ये देखा गया एक नया, जिसे कहते हैं द्विपद गुणांक, वो ढूंढा गया। भास्कराचार्य सेकंड, जो लगभग
12वीं या 13वीं शताब्दी के हमारे भारतीय चिंतक और गणितज्ञ हैं, जिनके नाम पर कई प्रूफ भी है, पाइथागोरस प्रूफ भी है और कई और भी चीजें इनके नाम पे है। इनके जो एक किताब थी सिद्धांत शिरोमणि, इस किताब में एक फॉर्मूला पाया गया एनसीआर का। इन्होंने कॉम्बिनेटरीज बहुत पढ़ी थी और अपनी इनकी लड़की है एक, उसको उन्होंने ये जो आप क्रमचय संचय होता ना कि भी कितने क्रमचय बनेंगे, नंबर ऑफ काउंटिंग, कितने तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं, या 3 टॉफियां हैं 3 बच्चों में बांटनी है तो कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो इस टाइप की जो काउंटिंग है, जो नए प्रकार की काउंटिंग है, इसके लिए इन्होंने काफी मेहनत की और अपनी बच्ची को भी पढ़ाया। जो लड़की थी उसको भी ये पढ़ाया, नाम मैं भूल गया उसका, तो उसको उन्होंने पढ़ाया और पढ़ाया तो फॉर्मूला भी बनाया एक कि भाई कैसे आप एन में से आर चीजें चूज कर सकते हैं। जो एनसीआर का जो फॉर्मूला है ये इन्हीं से आया था। एनसीआर जिसे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं, द्विपद गुणांक कहते हैं, एनसीआर। एनसीआर, हाँ, लीलावती, बिल्कुल लीलावती नाम था। तो ये जो फॉर्मूला था एनसीआर वाला, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पर बड़ा ही एक अच्छा सा पैटर्न निकल के आता है कि ये जो गुणांक है ये कोई रैंडम गुणांक नहीं है, ऐसे नहीं कि ऊपर वाले से जुड़ के आ रहे हैं, ये एक फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 4 वाला है, 4 वाले में ये जो है ये 4C0 है, ये 4C1 है, ये 4C2 है, फिर वो 4C3 है, वो 4C4 है। यार कमाल है, ये पैटर्न जैसे ही पकड़ में आया यार तो बहुत आसान हो गया। फिर तो अब हमें 50 तक बनाने की जरूरत ही नहीं है। 4 वाले में क्या होता है, जो 4 वाला होता है, 4 वाले पावर में पहला गुणांक 4C0 होता है, दूसरा 4C1 होता है, फिर 4C2 होता है, फिर 4C3, फिर 4C4। तो 50 वाले का निकालना है तो 50 वाला होगा 50C0, 50C1, 50C2, 50C3, 50C4। अब आपको पूरा 49 तक का टेबल नहीं बनाना, आपको सीधा 50वां बनाना है, 50C0, 50C1, 50C2, 50C3। तो ये हो गया हमारा एक दिन से 1 मिनट का काम। 50C0, 50C1, 50C2, 50C3, ये आपके गुणांक आ जाएंगे 50C50। तो इस तरीके से ये कहानी हाईलाइट होती है। देखो ये कालखंड बहुत लंबा समय लगता है, सदियां लगी। अब तो ठीक है, अब तो बहुत तेजी से विकास होने लग गया, लेकिन पहले अगर आप देखें तो 400-400 साल निकल जाते थे, 400-400 साल, 500-500 साल निकल जाते थे एक चीज से दूसरी चीज आने में। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का इतिहास पढ़ा था, हजारों साल लग गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर को आते आते, हजारों साल। ये 1, 2 या 10 या 15 साल नहीं, हजारों साल लग गए थे आने में। तो विकास का जो क्रम है शुरुआत में कितना धीमा था उसका एक अंदाजा लगता है कि हजारों साल लग जाते थे, और अब कुछ महीनों में होने लग गया चीजें। बदलाव महीनों भर में ही हो जाता है। आप एक शहर में जाते हैं, और बड़े शहर में, खासतौर पर बड़े शहर में जाते हैं, और 6 महीने बाद आप वापस उसी शहर में जाइए तो इतना बड़ा बदलाव नजर आएगा आपको शहर में। तो क्या क्या हो गया, कहाँ से क्या क्या हो गया 6 महीने में। तो बदलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये देखो पहले इतना धीमा बदलाव हुआ करता था, एक से दूसरे स्टेप पे, दूसरे से तीसरे स्टेप में कितना टाइम लगता था। अच्छा चलो एनसीआर से मिलवाते हैं, पहले एनसीआर से मिल लेते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट से मिलते हैं। एनसीआर, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5C2 को खोलें इससे तो एन का मान कितना हो जाएगा 5, आर का मान 2, तो फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 2, फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 हो गया 1, 2,
3 4 5 बटा 1 गुणा 2 फैक्टोरियल 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी रहती है हमारे पास कि भैया उल्टा खोल लो, उल्टा खोल लो। एन सी आर है तो इसका उल्टा खोलो, आर बार खोलो, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस आर माइनस 1 बट्टा नीचे वाले को सीधा खोलो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 आर। इस तरीके से ऊपर वाले को उल्टा नीचे वाले को सीधा खोलो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 5C_R को ही खोलते हैं तो 5C_R बराबर हो जाएगा आपका 5C2। तो 2 बार खोलो, ऊपर वाले को उल्टा नीचे वाले को सीधा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, जैसे 7C3 है तो ऊपर वाले को उल्टा, वो भी 3 बार, 7 6 5। चाहो तो फॉर्मूले से खोल सकते हो और चाहे इस छोटे वाले रूप से खोल सकते हो, उल्टा खोलो। 7 6 5, इसको 3 बार उल्टा खोला है ना, तो ऊपर वाले को उल्टा नीचे वाले को सीधा, और इतनी बार, कितनी बार, इतनी बार, जितने नीचे वाला नंबर हो उतने नंबर के बाद इसको उल्टा, ऊपर वाले को उल्टा नीचे वाले को सीधा खोलो, फिर इन्हें काट कूट लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल के लिए लेके 7C1 हो गया। 7C1 का मतलब एक बार खोलो, ऊपर वाले को 7 नीचे वाले का 1, सही है। ऐसे ही 11C4 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। 4 बार उल्टा 4 बार सीधा, है ना, 4 ही बार खोलना था, तो नीचे वाले को देखोगे 4 को सीधा खोला है, 11 को उल्टा खोला है, 4 को सीधा और 11 को उल्टा, और फिर कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है ये बात, यहां तक परफेक्ट। चलो आ जाओ, कुछ इसके बेसिक रूल से आपको मिलाते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ परगुण, ये बड़े खास है, कहीं पे भी अपनी सही जगह जो आपकी हो वहां पे लिख लेना, बहुत काम के रिजल्ट है, बहुत 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 काम के रिजल्ट है। एक एक रिजल्ट पे बात करूंगा। द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक एनसीआर को द्विपद गुणांक कहते हैं। जो द्विपद गुणांक है एनसीआर के परगुण, ये 5 खास परगुण है, इनको याद रखिएगा, काफी मदद मिलती है हमें इनसे। पहला तो आपका फॉर्मूला ही है, पहला तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, तो ये तो आप जानते ही हैं, मिले हुए हैं इससे। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोटेशन रहता है एनसीआर को, है ना, किताबें एनसीआर जो है, मतलब सी लिखने की क्या जरूरत है, और गणित वालों को ये आदत भी होती है कि ये क्यों लिखूं वो क्यों लिखूं, क्योंकि कम लिखना चाहते हैं, है ना, कम लिखना चाहते हैं। तो एनसीआर ब्रेकेट एनआर, तो वो थोड़ा छोटा दिखता है, कोई जरूरी नहीं आप एनसीआर यूज कर रहे हैं एनसीआर यूज करिए, लेकिन कई ऐसे यूज करते हैं ब्रेकेट एन कोमा आर, क्योंकि ये हर तरीके से छोटा है। नंबर एक, कंप्यूटर के लिहाज से बहुत अच्छा है, कंप्यूटर में भी आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, और पूरी बात समझ में वही आ रही है, मतलब वही है, बस लिखने का तरीका आसान हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो पहले नियम पे आते हैं। पहला नियम है एनसीआर होता क्या, एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर।
फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। दूसरा नियम, ये बड़ा ही जरूरी नियम है, जो कहता है कि अगर नीचे वाला r जो है, जो नीचे वाला r है, उसे आप ऊपर वाले में से घटा दें, n माइनस r कर दें, तो भी आपके द्विपद गुणांक का मान चेंज नहीं होगा। आपका द्विपद गुणांक का मान वही रहेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपके द्विपद गुणांक का मान चेंज नहीं होगा। यानी अगर 5c2 है और मैं 5 में से 2 घटा दूं, 5c3 कर दूं, तो भी उसका मान चेंज नहीं होता, उसका मान उतना ही रहता है। तो 5c2 बराबर होगा 5c, 5 में से 2 को माइनस कर सकता हूं, ये बराबर रहेगा। तो इस रूल का फायदा क्या है? इस रूल का फायदा ये है कि अभी हमने देखा था लघु विधि से जो विस्तार करते हैं, उस विस्तार में ही हमारे काम आ जाएगा। हमें छोटा, ऊपर वाले को छोटा करके, है ना, जैसे 7c6 होता, अब 7c6 को वैसे मैं खोलता तो मुझे 6 बार खोलना पड़ता, मुझे 6 बार खोलना पड़ता, 7 को 6 बार उल्टा और 6 को सीधा। इसको उल्टा खोलता, इसको सीधा खोलता, कितनी बार? 6 बार। लेकिन इस रूल से क्या हुआ, मैं घटा सकता हूं, 7 में से 6 गया 1, ये हो गया 7c1, और 7c1 को बस एक बार खोल ले, 7/1 बराबर 7। तो इस तरीके से आप नीचे वाले नंबर को छोटा कर सकते हैं। नीचे वाले नंबर को इस रूल की सहायता से, नीचे वाला जो नंबर है उसको आप घटा के छोटा कर सकते हो। अच्छा, छोटा भी कर सकते हो और आपको पता भी है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, जिसका फायदा आपको द्विपद प्रमेय में भी मिलेगा। आपको द्विपद प्रमेय में भी इसका फायदा मिलेगा। आपको ये पता लगेगा कि आगे पीछे वाले मान बराबर हैं। देखो, जैसे 50c0 है, 50c0 और 50c50 का मान तो एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही 50c1 और 50c49 जो इससे पहले आएगा, उसका मान बराबर होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 4c0 और 4c4 का मान एक ही होगा, 4c1 और 4c3 का मान एक ही होगा। तो आपको द्विपद गुणांक आधे हो गए, आधे ही आपको निकालने पड़े, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर आपके टोटल गुणांक 5 है, तो पहला लास्ट बराबर, सेकंड लास्ट बराबर, बीच में जो है सो है वो अकेला हो गया। इस तरीके से इस रूल का फायदा ये भी है कि भाई एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होते हैं। तो ये फायदा आपको द्विपद प्रमेय मिलेगा कि भाई इसका मतलब द्विपद प्रमेय के अंदर जो टोटल गुणांक होते हैं उसके आधे गुणांक एक जैसे ही होते हैं। जो फर्स्ट है वही लास्ट है, जो सेकंड है वही सेकंड लास्ट है, जो थर्ड है वही थर्ड लास्ट है, जो फोर्थ है वही फोर्थ लास्ट है। तो आगे से पीछे से अगर हम चले तो गुणांक बराबर बराबर आते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा गुणधर्म है, एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर। तीसरा गुणधर्म ये कहता है अगर इन केस एनसीएक्स और एनसीवाई बराबर आ जाते हैं, अगर एनसीएक्स और एनसीवाई बराबर आ जाते हैं तो इसके दो नतीजे निकलेंगे। अगर एक द्विपद गुणांक दूसरे द्विपद गुणांक के बराबर आ जाता है तो दो रिजल्ट काम करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, या तो एक्स और वाई बराबर है, या तो एक्स और वाई बराबर है, ये जो एक्स है और ये जो वाई है ये बराबर है, अन्यथा एक्स और वाई का जोड़ एन के बराबर है, एक्स और वाई का जोड़ एन के बराबर है। या तो एक्स और वाई बराबर है मतलब वो भी NC5 है तो वो भी NC5 है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर x प्लस वाई बराबर है n है। दोनों में से कोई ना कोई बात तो सच जरूर है, या तो एक्स वाई बराबर है, नहीं बराबर है तो x प्लस वाई बराबर n के बराबर होगा। देखो जो भी हम कर रहे थे, देखो एक तो ये हो सकता है कि 5c2 जो है वो 5c2 के बराबर ही हो सकता है, 5c2 बराबर 5c2, एक तो 5c2 बराबर 5c2 हो सकता है। दूसरा तरीका इनके बराबर होने का ये हो सकता है कि 5c2 बराबर 5c3, है ना, n माइनस आर करके। दो ही तरीके बराबर हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई x और y दोनों बराबर हो, नहीं तो x और y का जोड़ किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। सही है, क्लियर है। या तो x बराबर y होगा, या तो हो सकता है सेम ही चीज वापस लिखी हुई हो तो x बराबर y होगा। अगर नहीं लिखी हुई है, घटा के लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई का जोड़ n के बराबर होगा। अभी जो हमारा फॉर्मूला था ऊपर वाला, ये या तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, अगर वो r है तो ये n माइनस आर होगा। अगर बराबर हो, दो ही केस में बराबर हो सकते हैं, एनसीआर बराबर या एनसीआर बराबर एनसीआर हो, या एनसीआर बराबर एन सी एन माइनस आर हो। तो r
बराबर आर होगा, या तो ये केस हो सकता है या फिर ये हो सकता है आर इधर आर हो इधर एन माइनस आर हो, तो दोनों का जोड़ एन के बराबर हो जाएगा। दो स्थितियां हो सकती है, या तो एक्स और वाई बराबर है, नहीं तो एक्स और वाई का जोड़ एन के बराबर है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो सच जरूर है। तो एक ये नतीजा, ये कंपैरिजन के काम आता है, ये कंपैरिजन के काम आता है। अब ये और एक महत्वपूर्ण है जो आगे हमारे काम आएगा, कि अगर दो द्विपद गुणांक है और उनका भाग दिया जाए, उनका अनुपात लिया जाए, एनसीआर, एक एनसीआर है, एक एनसीआर माइनस वन है, एक कम है। जैसे ऊपर NC4 है, नीचे NC3 है, ऊपर 5 है, नीचे 4 है, एक कम है, एक कम है, ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, एक कदम छोटा है, तो फिर इनका अनुपात इतना आता है। वैसे इसको बना भी सकते हैं हम लोग, लेकिन बनाएंगे नहीं, क्योंकि बनाने से समय बर्बाद होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट है। कई सवाल आएंगे जिसमें ये हम डायरेक्ट काम में लेंगे कि NCR बटा NCR माइनस वन बराबर होता है N माइनस आर प्लस वन बटा आर। इसका उपयोग कैसे करेंगे? आओ, अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया, NCR बटा NCR माइनस वन बराबर N माइनस आर प्लस वन बटा आर। तो अगर कभी मान लीजिए 5C4 है बटा 5C3 है, तो n का मान कितना हुआ? n का मान हुआ 5। r का मान ऊपर वाले से लेना है, ये r, और वहां मान रख दो 5 माइनस 4 प्लस 1 बटा 4, एक एक और एक दो, 2 बटा 4, 1 बटा 2। अब यहाँ पे कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, बोले ये तो हम सॉल्व करके भी निकाल लेते, ये तो हम सॉल्व करके भी निकाल लेते, बिल्कुल आप सॉल्व करके निकाल लेते यहाँ पे, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आएगा जो सॉल्व कर सके। ऐसा सवाल आएगा जो इसी सूत्र से ही होगा, समझ रहे हैं? वो जानबूझ के सवाल ऐसा ही बनाएंगे जो इस सूत्र से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने खोल लिया। आप खोल कब पाएंगे? जब n का मान दिया हो। अगर n का मान ना दिया हो तो क्या करोगे? n नहीं दिया हो तो, n की जगह n ही दिया हो तो, n की जगह n ही दिया हो तो, इसी क्वेश्चन को मैं अगर लिखूं NC4 बटा NC3, अब तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग सवाल भी होंगे, उसके हिसाब के सवाल भी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सवाल मिलेंगे आपको। जब ये फॉर्मूला ही संजीवनी की तरह काम करेगा, इसी से ही सवाल आपका सॉल्व होगा। काफी मिलाऊंगा इसे, बड़ा खास फॉर्मूला है, बस याद रखो इसे याद रखना कि n माइनस आर NCR बटा NCR माइनस वन लिख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ, इस आधार पे बता रहा हूँ, मेरा खुद का निजी अनुभव है कि इस फॉर्मूले को मैं भूल जाता हूँ, और हर बार मुझे इसको बनाना पड़ता है, हर बार इसको मुझे बनाना पड़ता है। क्यों? मैं इसमें दिक्कत क्या रहती है कि भूल जाता हूं कि r या r प्लस वन आएगा, या r माइनस वन आएगा, या r माइनस वन ऊपर आएगा, या r नीचे आएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है कि r ऊपर आएगा, r माइनस वन नीचे आएगा, या r प्लस वन आएगा, यहाँ पे प्लस वन आएगा, या n प्लस r माइनस वन आएगा, तो छोटे छोटे प्लस माइनस r माइनस वन वाला जो झंझट है, ये भूल चूक कर देता है, और फिर कुछ समय बाद में दोबारा से व्युत्पत्ति करनी पड़ती है। NCR निकालो, फिर NCR माइनस वन निकालो, और भाग दो, फिर सॉल्व करो, तब जाके फिर निकालना पड़ता है हर बार। अभी भी मैंने जब स्लाइड बनाई थी तब भी मुझे व्युत्पन्न किया था मैंने कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये एक समस्या है, इसलिए अच्छी जगह पे, ऐसी जगह पे जहां पे आपको बार बार आपकी नजर पड़ती हो, वहां लिख के रख लो। ये 3 फॉर्मूले कभी नहीं भूलता, ये हमेशा भूलता हूँ। एक ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है, इसमें भी वही दिक्कत होती है कि ये है NCR, ये है NCR माइनस वन। मुझे यहाँ दिक्कत है, R माइनस वन था या R प्लस वन था। देखो यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस वन है, तो एक कंफ्यूजन का बड़ा कारण ये बन जाता है जब ये दोनों फॉर्मूले साथ में लिखते हैं, तो फिर ये रहता है कि R माइनस वन किस में था, ऊपर था कि नीचे था, और R प्लस वन किस में था, ये कंफ्यूजन। तो NCR में अगर NCR प्लस वन जोड़ा जाए तो यह बराबर होगा N प्लस वन R प्लस वन। ये फॉर्मूला दिखने में जितना सिंपल है, लगाने में उतना ही मुश्किल है। याद ही नहीं रहता कि कौन R है कौन N है, बड़ा कंफ्यूज वाला है, ये बड़ा बेकार फॉर्मूला है। तो ये अगर याद भी रह जाता है ना, तो जब टाइम आता है ना, तो याद ही नहीं रहता कि ये फॉर्मूला लगाना भी है क्या, और लगाना है तो कैसे लगाना है। तो पहले तो उसको याद रखने का तरीका देखो कि
ये एन एन हो, ये दोनों सेम होने चाहिए नंबर एक, ये दोनों लगातार होने चाहिए, ये दोनों भाई लगातार होने चाहिए। लगातार होने का मतलब अगर ये 4 हो तो ये 5 होना चाहिए, ये 5 हो तो ये 6 होना चाहिए, ये 6 हो तो ये 7 होना चाहिए, ये 7 है तो ये 8 होना चाहिए, ये 8 है तो ये 9 होना चाहिए, ये 9 है तो ये 10 होना चाहिए। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि दो लगातार। आज तो याद करना कोई दिक्कत नहीं, आज तो आप कुछ भी याद कर लोगे, आज तो आज सामने है आपके, फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे 3 दिन बाद में या अगले रविवार को, ये रविवार नहीं अगले रविवार को अगर मैं पूछूं अगले रविवार तक कौन सा टिकेगा, आप अपना तरीका बना लीजिए, बना लिया, और एक अलार्म अपने मोबाइल में लगा के छोड़ दो कि आज से 10 दिन बाद में मैं इसको दोबारा याद करके सुनाऊंगा कि मुझे याद है। तब आपको पता चलेगा कि आपका जो जुगाड़ है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज तो कोई जुगाड़ बना लो, आज तो कुछ भी बना लो, आज तो टिक ही जाएगा। इतनी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी गजनी तो कोई है नहीं कि 15 मिनट बाद ही साफ हो जाता है ना। घंटे 2 घंटे की मेमोरी तो हमारे पास होती है, तो 2 घंटे के लिए तो सारे ही काम करते हैं। आप आलतू फालतू कुछ भी बना लो, 2 घंटे तो सभी काम करते हैं। सवाल है 10 दिन बाद का, 10 दिन बाद कौन सा आपका तरीका टिकेगा, वो है जबरदस्त। मैं घनी बार याद करूं, हर बार भूल जाऊं, घनी बार आने याद करूं फिर भूल जाऊं। अच्छा जो तरीका, अच्छा और ये देखो जो जुगाड़ बनाते हैं वो जुगाड़ भी भूल जाता हूँ। फॉर्मूला तो गया, फॉर्मूला तो गया तो गया, जुगाड़ भी गया। कम से कम जुगाड़ तो बचता, जुगाड़ भी गया, फॉर्मूला विद जुगाड़ दोनों गए। इसलिए जुगाड़ भी ऐसा हो जो टिके, ऐसा ना हो कि जुगाड़ भी, फॉर्मूला तो याद रहना ही नहीं था, अब जुगाड़ याद कर रहा हूँ कि जुगाड़ क्या किया था, ना तो जुगाड़ याद आ रहा है ना फॉर्मूला याद आ रहा है। तो फॉर्मूले से भी गए, जुगाड़ से भी गए, तो बेहतर है ऐसा कोई जुगाड़ ना बनाइएगा। जो भी बनाओ ऐसा बनाइए लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये इसका याद रखना। देखिए 5C2 हो गया है ना, फिर उसके बाद लगातार होना चाहिए। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, ध्यान से यूज करना सीखो। इसका मेन लड़ाई तो यूज करना है कि भाई एक तो ये देखो, ये दोनों एन होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये दोनों भाई सेम होने चाहिए, पहली शर्त ये। और ये भाई लोग लगातार होने चाहिए। तीन चार, चार पांच, पांच छह, छह सात, सात आठ, आठ नौ, नौ दस, दस ग्यारह, ग्यारह बारह, बारह तेरह, लगातार, लगातार होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो फॉर्मूला है वो है कि ऊपर वाला जो होगा वो एक बढ़ जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, तो ये हो गया 5 प्लस 1। और जो छोटे वाला है वो प्लस 1 हो जाएगा, छोटे वाला, छोटू, बड़े वाला नहीं, छोटू, जो आपका छोटू है वो प्लस 1 हो जाएगा। छोटू कौन है, 2, ये लो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा हो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बना लेना, अपने हिसाब से बना लेना। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जो भी बनाओ कम से कम ऐसा बनाना जो एटलीस्ट 10-15 दिन बाद टिक पाए। और जो 10-15 दिन टिक गया, मेरे ख्याल से फिर वो साल भर भी टिक जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो 1-2 दिन की है। अगर कोई 1-2 दिन नहीं टिक रहा है तो फिर वो आगे नहीं टिकेगा, और जिसने 10 दिन निकाल दिए तो शायद फिर वो 1 साल भी निकाल देगा। तो ऐसा कोई तरीका बनाओ और 10 दिन बाद में उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो कि वो आपका जुगाड़ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और नहीं जुगाड़ काम कर रहा है तो सामने अपने जो टेबल है उस टेबल के सामने लिख के रख लो, ताकि बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 5 नियम, पहला फॉर्मूला है, दूसरा n-r है, ये तो याद ही है। अगर दो द्विपद गुणांक बराबर है तो x बराबर y होगा, या x प्लस वाई बराबर n होगा। तीसरा है कि इनका अनुपात ये होगा। हाँ कुछ भी है, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे अपनी कॉपी में लिख लो और अपने पास संभाल के रखो। बढ़ जाएं आगे, चलो फिर मिलाता हूं आपसे द्विपद प्रमेय से। हम फाइनली अब पहुंच गए द्विपद प्रमेय पे। हाँ जो भी, जैसा भी आपको याद रहे आप अपने हिसाब से बना लीजिए। लेकिन मैंने पहले कहा कि जो भी आपने तरीका बनाया है, जो भी जुगाड़ बनाया है, वो 10 दिन बाद ही पता चलेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आज तो मैंने कहा जो भी बना लो, आज तो आप कुछ भी बना लो,
आज तो 2 घंटे 4 घंटे तो टिकेगा ही टिकेगा, हर चीज टिकेगी। बात है 10 दिन बाद की, तो 10 दिन बाद के लिए अलार्म लगा के देख लो, पता चल जाएगा कि आपके जुगाड़ बसते हैं या नहीं बसते। आओ मिलवाता हूं आपको आगे बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय जिसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद इसलिए कहा गया कि हिंदी का नाम है ना, इंग्लिश में बाइनोमियल, द्विपद, द्विपद दो पदों के लिए प्रमेय, ये प्रमेय दो पदों के लिए, तो x प्लस वाई दो पद हो गए, इन दो पदों के विस्तार की प्रमेय तो बाइनोमियल थ्योरम कहा गया। x प्लस वाई की पावर n। और अभी मैंने आपको बता दिया कि गुणांक तो आप पहचान ही गए, गुणांक तो पहचान ही गए। जो पास्कल है ना, जो पास्कल वाला ट्राइंगल था, पास्कल ट्री कह सकते हो, जो पास्कल ट्री था, अगर आप उसमें आए तो आप गुणांक को तो देख ही चुके कि अगर कोई भी विस्तार आपको करना है 50 पावर का करना है तो उसके गुणांक होंगे 85 0, 85 1, 85 2, 85 3 से लेकर लास्ट 85 तक होंगे। 4 पावर को खोल रहे हो तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 तक खत्म, तो वो 0 से शुरू होकर उस तक चला जाएगा। कोई भी खोल रहे हो, अगर 10 पावर खोल रहे हो तो 10C0 से लेकर 10C10 तक जाएगा। 12 पावर खोल रहे हो तो 12C0 से लेकर 12C12 तक जाएगा। 15 पावर खोल रहे हो तो 15C0 से लेकर 15C15 तक जाएगा। तो 0 से लेकर 15 तक, अगर 15 पावर खोल रहे तो 18 पावर तो 18C0 से लेकर 18C18 तक जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है। ये रहा NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3, NC4, NC5, NCN, ये वहां तक डैश 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 करता चला गया। अब फिर x की पावर को देखिए, x की पावर सबसे पहले सारी की सारी पावर आपको x पे मिलेगी, सारी पावर x लेकर बैठेगा, फिर वो एक एक पावर y को देता जाएगा, शिफ्ट करता जाएगा। देखो पहले x पे n पावर है, पूरी पावर x लेके बैठा है, y के पास कोई पावर नहीं है, फिर x ने एक पावर y को दे दी अगले पद में, उससे अगले पद में एक पावर और दे दी, उससे अगले पद में एक पावर और दे दी, लास्ट तक सारा स्थानांतरण हो गया। हर एक पद में एक एक पावर ये खुद से निकालकर y को देता जा रहा है, एक एक पावर आप वो अपने आप से लेकर दूसरे को देता जा रहा है। ये लो तुम, ये लो, ये लो तुम, ये लो, ये लो तुम, ये लो। तो वो सारे जो पावर है, x ने सारी पावर पहले अपने ऊपर रखेगा, अपने ऊपर रखने के बाद में हर पद में, पहले पद में सारी पावर खुद के पास, अगले पद में एक पावर y को देगा, उससे अगले पद में एक और पावर y को देगा, उससे अगले पद में एक और पावर y को देगा, उससे अगले पद में एक पावर और y को देगा, उससे अगले पद में एक और देगा, एंड फाइनली सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं 10 पावर का, अब हम आइडिया लगा चुके हैं कि क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 10C0 से शुरू होगा, दस से 0 से 10C10 शुरुआत होगी सारी पावर x से, सारी पावर x के पास, x के पावर 10 पावर, शुरुआत में x 10 लेगा, फिर x की पावर 9 हो जाएंगी, फिर x की पावर 8, x की पावर 7, x पे पावर कम होती जाएगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फाइनली x खत्म, यानी 0 पावर कह सकते हो। y उल्टा चलेगा, y पे पावर बढ़ती जाएगी, पहले y पे कोई पावर नहीं, फिर y पे 1 पावर, फिर y पे 2 पावर, y पे 3 पावर, y पे 4 पावर, y पे 5 पावर, y पे 6 पावर, y पे 8 पावर, y पे 9 पावर, y पे 10 पावर। हर पद पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि टोटल पावर का जोड़ हमेशा 10 ही आ रहा है, टोटल पावर का जोड़ 10 ही आ रहा है, चाहे x पे कितनी हो y पे कितनी हो,
टोटल पावर 10 ही है ना, चाहे हम किसी भी पद पे जाएं टोटल पावर 10 है। x पे 6 है, y पे 4 है, टोटल 10 ही है। x पे 5 है, y पे 5 है, टोटल 10 ही है। x पे 4 है, y पे 6 है, टोटल 10 ही है। 3 है, 7 है, टोटल 10 ही है। 2 है, 8 है, टोटल 10 ही है। तो फाइनली ये तो एक कोइंसिडेंस है, शानदार वाला सिमेट्रिसिटी है इसमें। टोटल पावर 10 ही होते, चाहे x, क्योंकि हो क्या रहा है देखो समझो, x सारी पावर लेके बैठा था, वो y को देता जा रहा है, तो x से निकल रहा है y पे जा रहा है, तो टोटल पावर थोड़ी कम। जैसे आपके 2 जेब है, 10 रुपए के 10 सिक्के पड़े हैं आपके पास, इस जेब में पड़े हैं और आप एक जेब से एक एक सिक्का निकाल के दूसरी जेब में शिफ्ट करते जाएं, टोटल जोड़ तो 10 ही रहना है। क्यों? इससे कम हो रहे हैं तो उससे बढ़ रहे हैं, तो टोटल जोड़ 10 ही रहेगा, तो टोटल जोड़ आपका बना रहता है। अच्छा, अब गुणांकों की बात करें। गुणांकों की बात करें, देखो इस फॉर्मूले को, बहुत अच्छा शानदार फॉर्मूला है, इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसकी कहानी को समझो। इसमें आप देखेंगे कि पहला गुणांक और लास्ट गुणांक बराबर है, क्योंकि 10c 0 और 10c 10 बराबर है। 10c 1 और 10c 9 बराबर है। 10c 2 और 10c 8 बराबर है। 10c 3 और 10c 7 बराबर है। 10c 4 और 10c 6 बराबर है। और 10c 5 ये इकलौता है। सही है, यही है। फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, फिफ्थ फिफ्थ लास्ट, सिक्स सिक्स लास्ट बराबर है। अच्छा, दूसरी चीज ये, दूसरी चीज ये कि अगर आप पहले पद को देखें या दूसरे पद को देखें, जैसे दूसरा पद है, दूसरे पद का गुणांक, अच्छा पदों के नंबर और डाल देते हैं, एक बार पदों की नंबरिंग और सेट कर देते हैं। ये हमारा पहला पद है, इसको T1 बोलेंगे। T फॉर टर्म, T का मतलब टर्म, टर्म का मतलब पद। ये आपके विस्तार का पहला पद है तो इसको T1 बोलेंगे। ये आपके विस्तार का दूसरा पद है तो इसको T2 बोलेंगे। ये विस्तार का तीसरा पद है तो T3। ये विस्तार का चौथा पद है T4। वन 2 3 4 9 10 और 11। तो एक बात और पता चल गई कि पदों की संख्या हमेशा घात से ज्यादा होती है, पद हमेशा ज्यादा आते हैं। अगर हम 10 पावर खोलते हैं तो पद 11 होते हैं। 10 घात वाले विस्तार में 11 पद होते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं? हमेशा होंगे या आज आज ही हो रहे हैं? हमेशा ही होंगे या आज आज हो रहे हैं? आज कोई विशेष दिवस है तो ऐसा हो रहा है या हमेशा ही होंगे? जवाब है हमेशा ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारा गुणांक देखो 10c 0 से शुरू होता है और 10c 10 तक जाता है, तो अगर कोई काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है, वो 10 तक जा रही है, तो एक तो एक्स्ट्रा हो ही गया। अगर 1 से शुरू हो रहा है फिर 10 तक जा रहे हैं तो 10 तो 10 ही हुए। 1 से शुरू हो रहे हो फिर 10 तक जा रहे हो तो 10 हुए। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हो फिर 10 तक जा रहे हो तो एक ज्यादा ही होगा। इस वजह से आपके पदों की संख्या, अगर आप इसे व्यापकता में देखें तो अगर n घात है, n घात का विस्तार है, तो टोटल पद एक ज्यादा होगा। बात सही है? इंपॉर्टेंट बात, ये सही है? यहां तक सही है? क्या कहते हो? सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन देखिए, तो बड़े छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन बनते हैं। एक ये होता है कि जैसे रामकरण पूछ रहे हैं, रामकरण वाले सर x प्लस वाई को y प्लस एक्स कर दें, तो बिल्कुल आप x प्लस वाई को y प्लस एक्स कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप x प्लस वाई को y प्लस एक्स करते हैं और विस्तार करते हैं तो पूरा विस्तार तो वही आएगा,
लेकिन पदों के नंबर बदल जाएंगे, फिर पदों के नंबर बदल जाएंगे, इसलिए सावधान। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। x प्लस वाई की पावर n का विस्तार अगर आप कर रहे हैं और फिर आप इसमें कहते हैं कि ये पद पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ठीक है। इसकी जगह अगर आप y प्लस एक्स का विस्तार करते हैं, y, क्योंकि आप कहेंगे प्लस का चिन्ह है, आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अधिकार है आपका। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि x प्लस वाई को अगर आप y प्लस एक्स कर देते हैं, करिए विस्तार, विस्तार एक ही आएगा, वो पूरा विस्तार तो एक ही आएगा। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते इसका पहला पद और इसका पहला पद एक है, नहीं। जैसे 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 का जोड़ सेम आता है, आता नहीं आता? आता है। 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 होता है, बोला हाँ होता है, होता है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते पहला बराबर पहला है, पहला बराबर पहला है, पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, ये नहीं कह सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप x प्लस वाई की पावर n की जगह y प्लस एक्स की पावर n करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये मत कहिएगा कि इसका पहला पद और उसका पहला पद एक होगा, नहीं, क्योंकि आपने x प्लस वाई का विस्तार किया तो इसके पहले दूसरे तीसरे पदों का नंबर इसके, हाँ, जो पद आपको यहां मिला है वो पद यहां पे भी मिलेगा, लेकिन उल्टा हो चुके होंगे, आपकी पूरी की पूरी सीरीज उल्टी हो चुकी होगी, अब उल्टी बनेगी वो, यानी आपके जो लास्ट का पद था इसका वो पहला आएगा और आपका जो पहला था वो इसमें लास्ट में चला जाएगा, आपका फर्स्ट इसका लास्ट हो चुका होगा, उल्टा हो चुका होगा, क्योंकि आपने उल्टी सीरीज को खोला है। ये आपका जो फर्स्ट हुआ करता था अब वो वहां कहां चला जाएगा, इसके लास्ट में चला जाएगा, ये उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बस ये रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ये रिवर्स हो जाएगी, इसलिए अगर आप y प्लस एक्स करना चाहते हैं करिए, स्वागत है आपका, लेकिन याद रखिएगा ये रिवर्स हो जाएगा बस। अच्छा, दूसरा चलते हैं। अगर माइनस का चिन्ह आ गया बीच में तो क्या करेंगे? तो माइनस का चिन्ह का हम ज्यादा लोड नहीं लेंगे। अगर माइनस का आ जाता है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है माइनस को y के साथ रख दो ताकि झंझट ही खत्म, माइनस जो है उसको y के साथ रख दो तो y अपने साथ साथ लेके घूमता रहेगा, y अपने साथ साथ लेके घूमता रहेगा, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, y की जगह माइनस वाई, nc2 x की पावर n माइनस 2 माइनस वाई की पावर 2 एंड सो ऑन। एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं, एक तरीका हो सकता है कि आप प्लस माइनस कर लो, दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया, एक हो गया भी मुझे माइनस को बीच में रहने देता हूं, रहने दो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपका द्विपद विस्तार है उस द्विपद विस्तार में पहला पद प्लस का, दूसरा पद माइनस का, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यूं चलने दीजिए, प्लस माइनस, दोनों में से कोई भी एक लगा लो, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस दो तरीकों से आप खोल सकते हैं, या तो आप माइनस वाई के साथ रख लो, आपका झंझट ही खत्म, ये ज्यादा ऊपर वाला ज्यादा ठीक रहता है, माइनस का क्यों याद रखें, माइनस को वाई के साथ ही दे दें, कई बार दोनों ही माइनस के होते हैं तो एक्स के साथ माइनस रख दो, वाई के साथ माइनस रख दो, फॉर्मूला वही रह जाएगा और वाई की जगह माइनस वाई आ जाएगा, बस तो ऐसे चलने दो, तो ये फॉर्मूले में ज्यादा बदलाव करेगा नहीं, तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ये वाला याद रख लो कि एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके ये आगे बढ़ेगा। सही है? क्या कहते हो? परफेक्ट। चलो आ जाओ एक एग्जाम्पल करते हैं, ये रहा 2x प्लस 3y की पावर 6 है, इसका विस्तार करिए। टू एक्स प्लस 3y की पावर 6 है, इसका प्रसार क्या होगा? तो ये आपका पहला पद हो गया, x की जगह 2x आ गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका n हो गया। और अब अपना विस्तार लगा दो, क्या था?
सबसे पहले 6C0 6C0 और सारी की सारी पावर x के ऊपर प्लस फिर 6C1 पहले वाले पर एक पावर कम और दूसरे वाले पर एक पावर डाल दो। C2 ये सारा एक एक पावर कम करते गए, दूसरे पे एक पावर बढ़ाते गए। अब अगर हम सॉल्व करें तो 6C0 का मान 1 इंटू 2 की पावर 6 यानी 64, 6C1 6 32 x की पावर 5 इंटू 3y, 6C2 6 गुणा 5 1 गुणा 2, ये हो गया 2 की पावर 4 जो कि हो गया 16 x की पावर 4 इंटू 9y स्क्वायर प्लस 6C2 हो गया 6C3 हो जाएगा 6 5 4 1 2 3 इंटू 8x क्यूब 27y क्यूब, 6C4 6 5 1 2 4x स्क्वायर 3 3 9 27 81 81 y की पावर 4, 6C5 243 y की पावर 5, 6C6 का मान 1, ये विस्तार आ गया। सही है, अब इसे सॉल्व कर लो और ये आपका आंसर आ गया। डन। चलो, उम्मीद करता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम का जो बेस है, जो आइडिया है, वो समझ में आ गया होगा, है ना। कुल मिला के पहला काम है आइडिया, विचार आपको समझ में आ गया होगा कि हम बाइनोमियल पर में क्यों लगाते हैं, क्या फायदा होगा और कैसे लगेगी और किस तरीके से ये विस्तार होता है, कैसे एक्सपेंड होता है, और इसमें द्विपद गुणांक जो है NCR, उसमें क्या क्या खास बात है, वो कैसे खुलता है, कैसे छोटे तरीके से खुलता है, कौन कौन से परगुण उसके अंदर होते हैं। अब फिर हम इस आइडिया को आगे बढ़ाएंगे और इसमें से और चीजें सीखेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।